हेलो सीए फाउंडेशन टीम, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कवर कर लिया। इस चैप्टर में हमने 9 यूनिट्स को डिटेल में पढ़ा, एक एक यूनिट को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग का क्लियर हो गया है। लेकिन अब इस चैप्टर में आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अकाउंटिंग का प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज डन एक्चुअली and how things proceed when we record the transactions in the books of accounts. So let's start. So this is our second chapter, accounting process. What we will learn in this chapter: after studying this unit you would be able to understand meaning and significance of double entry system. Double entry system के बारे में पता चल जाएगा। familiarize with the term account. account क्या होता है वो पता चलेगा। अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम लोग जानेंगे। नोट द यूटिलिटी ऑफ सच क्लासिफिकेशंस एंड सब क्लासिफिकेशंस, मतलब जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशंस है उसके क्या यूटिलिटी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया, अकाउंट्स को डिफरेंट टाइप्स में क्यों बांटा गया है। अंडरस्टैंड हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स क्या होता है, और इसके बाद सीखेंगे ऑब्जर्व द पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल में किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। ऑब्वियसली सीखेंगे ही, तभी तो जर्नल रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से बताया गया आपको। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका पहले हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, एक डॉक्यूमेंट आता है, उससे हमें पता चलता है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज होता है कंपनी में, तो परचेज करते हैं तो उसका एक बिल मिलता है हम लोग को। तो वो बिल क्या है, परचेज बिल हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। उससे हमें पता चला कि कंपनी का इतने अमाउंट का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट्स इन बुक्स विच कंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऑल documents and books which contain financial records and act as evidence of transactions। वो सारे documents and books जो evidence of transactions के रूप में काम करते हैं। and which contain financial records मतलब जिनमें financial records involve होता है या include होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, source document। इसके बाद है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट्स। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब हो गया जर्नल, जहाँ पे हम लोग अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर का मतलब जर्नल के बाद हम लोग अकाउंट्स में पोस्टिंग होती है सेपरेटली, उसको लेजर बोलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे परचेज रिकॉर्ड होता है परचेज डे बुक में, कैश रिकॉर्ड होता है कैश बुक में, सेल्स रिकॉर्ड होता है सेल्स डे बुक में, परचेज का जो रिटर्न होता है वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। Accounts where information relating to particular asset, liability, capital, income and expenses are recorded। ऐसे ही asset liability का भी अकाउंट होता है, कैपिटल का अकाउंट होता है, इनकम का अकाउंट होता है और एक्सपेंस का अकाउंट होता है। तो ये सारे जो अलग अलग बुक्स होते हैं इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग फिर जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, और फिर जब ये हो जाता है कंप्लीट तो हमारा होता है थर्ड प्रोसेस जो कि है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो हमने जर्नल से लेजर बनाया तो लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब जो क्लोज होता है जब लेजर, यानी कि 1 तारीख महीने के 1 तारीख को चालू हुआ और 30 तारीख को मान लो क्लोज हुआ, तो जो क्लोजिंग डेट पे अल्टीमेट बैलेंस रहेगा ना, वो बैलेंस को लेकर के हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जितने भी अकाउंट्स होंगे सबका क्लोजिंग बैलेंस लेंगे और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। उसमें डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है, और पूरा ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद वो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम आना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड स्टेज यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो ये तो हम लोग आगे सीखेंगे ही, आपको ऐसे बता दिया गया शुरू में कि ऐसे ऐसे होने वाला है। पहले हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, परचेज बिल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सब का बिल्स आता है, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद हम लोग उसको परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसका लेजर बनाते हैं, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में सीखा था थियरी में, अगर आपको याद हो, एकदम फर्स्ट सेकेंड क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। इसके बाद अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया हुआ है। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। अकाउंट 2 तरह का होता है, एक होता है पर्सनल, एक होता है इम्पर्सनल। मतलब पर्सनल और जो पर्सनल नहीं है उसको इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इम्पर्सनल में 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। और पर्सनल में 3 कैटेगरी हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल या लीगल, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव।
तो रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और पर्सनल में नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ये एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू से मैं समझाता हूँ आप लोग को। पहले इसको रब कर लेते हैं। रब, रब को याद करूं। चलो, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पास जितने भी असेट होते हैं, असेट यानी कि बिजनेस की जो संपत्ति है, जिसको जैसे आपके पास आपकी क्या क्या असेट है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, किसी किसी के पास अपना कार भी होगा, तो जो भी आपके पास अपनी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, जिनको बेच के मार्केट में आप कुछ पैसा ला सकते हो, उस तरह की चीज़ों को असेट बोलते हैं। तो जितने भी असेट होते हैं उनको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे सबसे पहला असेट क्या है, खुद पैसा है, कैश। दूसरा क्या है, बैंक में जो पैसा आपका पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये दो रियल अकाउंट हो गए। तीसरा आप बताओ, जैसे बिल्डिंग, आपके केस में आपका फ्लैट, बिजनेस के केस में उसकी बिल्डिंग। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने रियल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब कंपनी के जो भी असेट और लायबिलिटी, असेट का तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, ये रियल अकाउंट हो गया, और इसके अलावा कंपनी के कुछ लायबिलिटीज़ भी होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट में काउंट होते हैं। लेकिन कंपनी जो खर्चे करती है, कंपनी जो इनकम अर्न करती है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो लॉस होता है, वो सब हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। सर क्या खर्चे करती है कंपनी, कंपनी सैलरी देती है, कंपनी जहाँ पे अपना बिजनेस चला रही है वहाँ का, अगर कंपनी का खुद का नहीं है तो वहाँ का रेंट देती है। उसके बाद बहुत सारा अलग अलग खर्चा होता है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, और बहुत सारे तरह का क्लीनिंग एक्सपेंस हो गए, और भी बहुत सारे तरह का एक्सपेंस होता है। जैसे आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो चिट्ठियाँ वगैरह भेजी जाती हैं, खैर आजकल तो ईमेल से काम चल जाता है, लेकिन अभी भी कुछ फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठियाँ वगैरह का यूज़ होता है, तो पोस्टेज, टेलीग्राम, इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी में, तो वो सारे खर्चे हो गए। इनकम, जैसे कंपनी ने सेल किया तो वो कंपनी का इनकम है। इसके अलावा कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वहाँ से कंपनी को इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो इंटरेस्ट और डिविडेंड का मतलब, जैसे बैंक में रखा है तो इंटरेस्ट आ रहा है, किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, तो इस तरह का कंपनी का इनकम होता है। तो जो भी खर्चे होते हैं और जो भी कंपनी के इनकम्स होते हैं, वो सबको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं खर्चे और इनकम के। जैसे पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा सैलरीज, दूसरा क्या हो जाएगा रेंट, इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स। तो ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट हो गए। तो इस तरह से समझ में आया आपको रियल और नॉमिनल। अब आते हैं पर्सनल की तरफ। तो देखो पर्सनल अकाउंट तीन तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे, देखो कंपनी से बहुत लोग सामान खरीदते हैं, और कंपनी भी बहुत लोगों से सामान खरीदती है, और कंपनी बहुत लोगों को सामान बेचती भी है। तो तीन तरह से हम लोग पर्सनल अकाउंट को बांटते हैं। कौन कौन कंपनी से सामान खरीद सकता है, या कंपनी किस किस से सामान खरीद सकती है। एक तो इंडिविजुअल्स, यानी कि हम और आप, जो आम इंसान हैं, उनसे खरीद सकते हैं या उनको बेच सकते हैं। दूसरा कंपनियां या कोई दूसरी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या क्लब्स हो गए, या कोई दूसरी कंपनी हो गई, वो भी कंपनी के साथ बिजनेस कर सकती है। वो भी एक कंपनी से दूसरा कंपनी सामान खरीदता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को सामान बेचती है। तो ये एक कैटेगरी हो गया। तो दो कैटेगरी हो गई, एक इंडिविजुअल्स का और एक ऑर्गेनाइजेशंस का। तो जो इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि हम और आप, वो नेचुरल में आते हैं, यानी कि हम और आप तो नेचुरल ही है, भगवान ने हमें बनाया। तो इसमें कवर हो गए, कोई भी आदमी का नाम लिख लो, जैसे राहुल, रिया, कोई भी, बोथ मेल एंड फीमेल मैंने दोनों ही लिख दिया। तो ये नेचुरल में आ गया। आर्टिफिशियल का मतलब मैंने बोला कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कंपनी, तो कंपनी का नाम जैसे हो गया मान लो टाटा, टाटा एक कंपनी आप लोग जानते ही होंगे, तो ये आर्टिफिशियल में आ जाएगा। उसके बाद रिलायंस, मैं इतने बड़े बड़े नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कि याद रहे आपको कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, तो ये आर्टिफिशियल में आ गए, इनको भी पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। मतलब अगर टाटा को कंपनी बेचेगी कोई सामान, तो वो टाटा हो गया आर्टिफिशियल, यानी कि लीगल पर्सनल अकाउंट।
और राहुल को अगर बेचेगी तो वो हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब इन दोनों को जो सामान कंपनी ने बेचा, या इन दोनों से, मैं बेचा बोल रहा हूँ, बेचा मतलब बेचा और ख़रीदा दोनों इंक्लूड है, तो इन दोनों से यानी कि इंडिविजुअल से और ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी ने जो सामान खरीदा या बेचा उसके रिगार्डिंग अगर कोई ड्यू है या किसी ने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा है तो वो हमारा कंपनी में रिकॉर्ड होता है अकाउंट में। तो अगर आपने किसी को सामान बेचा और उसने बाकी लगा दिया है तो उसके नाम से कुछ रिकॉर्ड होगा ना कि हाँ इसके नाम से इतना रुपये बाकी है, या किसी ने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है तो उसके नाम से भी कुछ अमाउंट रिकॉर्ड होगा कि हाँ इन्होंने इतना रुपया पेमेंट एक्स्ट्रा करके रखा है। तो जो अगर बाकी लगा के रखते हैं तो उसको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, यानी जो उधार लगा के रखते हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दिया होता है तो एडवांस पेमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एडवांस या प्रीपेड। ठीक है, तो इस तरह के अकाउंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। मान लो टाटा ने प्रीपेड कर दिया है तो यहाँ पे एडवांस लिख सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, ADVANCE, या प्रीपेड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये और है एडवांस या प्रीपेड टाटा ने किया है, और रिलायंस ने जो है कुछ पैसा अभी ड्यू रखा है, होल्ड पे रखा है, तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग तो जगह ही नहीं हो रहा है यार, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, आप लोग पेंसिल से लिखना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग यानी कि ब्रैकेट में लिख लो ड्यू। ठीक है, तो कंपनी को जब पेमेंट देना रहता है, ड्यू किसी को देना रहता है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी ने रिलायंस से सामान खरीदा है उधार, तो हमारी कंपनी को रिलायंस को पैसा चुकाना है, तो हमें अगर चुकाना है तो हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और अगर रिलायंस ने हमारी कंपनी से खरीदा और रिलायंस को हमें चुकाना है तो हम बोलेंगे एक्रूड है। मतलब रिलायंस से अगर पैसा मिलने वाला है तो उसी आउटस्टैंडिंग की जगह वर्ड यूज होगा एक्रूड, यानी कि ये हमको मिलने वाला है। एक मिनट, एक्रूड मतलब ये हमें मिलेगा, अभी नहीं मिला है, मिलेगा। और आउटस्टैंडिंग का मतलब हमें देना है। ठीक है, तो दोनों का मतलब उधार ही है, लेकिन एक उधार, एक आउटस्टैंडिंग है यानी कि हमको देना है, और एक एक्रूड मतलब हमको मिलेगा। ठीक है, अभी आप इतना समझो। तो ये हो गया आपका अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। इम्पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा? रियल और नॉमिनल। रियल का मतलब जो कंपनी के एसेट्स हैं, कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है, सारे रियल में आ गए। नॉमिनल का मतलब कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, यानी कि सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, सेल्स, या इनकम है सेल्स, और क्या बताया था मैंने, हाँ इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारा इनकम में आता है। तो ये हो गया रियल और नॉमिनल। और पर्सनल में हमने क्या पढ़ा? पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब इंडिविजुअल्स, राम, घनश्याम, सीता, रीता, जो भी है, राहुल, महेश, सुरेश, रिया, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं इस दुनिया में जो कंपनी से खरीद बिक्री करते हैं, तो वो नेचुरल में आ गए। और आर्टिफिशियल में आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कंपनियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे कि टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, जितने भी कंपनी के नाम ले लो, वो सारे आपके आर्टिफिशियल यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल, ये दोनों से अगर कुछ पैसा बाकी है या इनको कुछ पैसा देना है हम लोग को, या इन लोगों ने कुछ एडवांस करके रखा है, तो ये सारा हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे एडवांस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो आई होप आपको अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ये आपको अभी इस तरह से पूरा याद नहीं करना, आप देख के अभी खाली समझ लो,
बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये अकाउंट रियल है, ये अकाउंट नॉमिनल है, ये पर्सनल है तो ये नेचुरल वाला पर्सनल है, ये पर्सनल है तो ये आर्टिफिशियल है, ये पर्सनल है तो रिप्रेजेंटेटिव है, आप पहचान सको। इसके लिए ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। और सारे एग्जांपल्स मैंने दे ही दिया, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है डबल एंट्री सिस्टम। सो इन द डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है ना, तो उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने क्या किया, सेल किया, ठीक है, तो सेल का अमाउंट है मान लो 100 करोड़, तो ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, 100 करोड़ होता है, नॉर्मल है आजकल, हम लोग एकदम छोटी कंपनी की बात भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ रिकॉर्ड होगा, एक तो सेल रिकॉर्ड होगा, सेल तो हुआ ही है, दूसरा क्या रिकॉर्ड होगा, बैंक। 100 करोड़ कैश में तो आएगा नहीं, बैंक से, चेक से आएगा। और अगर बैंक से पैसा अभी नहीं आया, उधार में सेल हुआ है 100 करोड़ का, हो सकता है बड़ी कंपनियां करती हैं, तो 100 करोड़ का अगर उधार में सेल हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड रिकॉर्ड करेंगे, डेटर, या डेटर का जो भी नाम होगा। मान लो रिलायंस ने खरीदा, तो रिलायंस, अगर कोई नाम नहीं है तो वर्ड हो जाएगा डेटर। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो रिलायंस, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शॉर्ट में। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा रिलायंस करके लिख सकते हो। तो ये जब भी हमारा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो उसके दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। वन एस्पेक्ट वी रिकॉर्ड द सेल्स, मान लो सेल हुआ, इन केस ऑफ सेल्स वी रिकॉर्ड सेल्स, एंड द अदर एस्पेक्ट इज बैंक और डेटर और वॉट एवर द नेम ऑफ द डेटर इज। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन में इस तरह से हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये डबल एंट्री सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में यहाँ पे थियरी में लिखा हुआ है। सबसे पहले जो हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद है, मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूँ। हमारे इंडिया में फादर ऑफ अकाउंटिंग किसी और को माना जाता है, लेकिन ये जो विदेशी लोग हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग मानते हैं लूका पैसियोली को। ठीक है, तो पहले क्या है, लगभग डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग इज मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड, 500 साल से भी पुराना ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। तो जो लूका पैसियोली थे, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अकाउंटिंग के ऊपर में एक शायद बुक लिखी थी, तो उसका नाम था एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। मैथ्स के ऊपर बुक बनाई थी, अकाउंट्स के ऊपर नहीं। तो ये लैटिन इटालियन में था, इटालियन फ्रायर एंड मैथमेटिशियन, इटालियन में शायद उन्होंने ये बुक बनाई थी, सुमा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी, क्या रे भाई, जीप टेढ़ा हो जाएगा, एट प्रोपोर्शनैलिटा, जो भी है, इटालियन मेरे को आता नहीं है। तो इसका इंग्लिश में नाम है एवरीथिंग अबाउट अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड प्रोपोर्शंस। तो ये बुक उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था। और डबल एंट्री सिस्टम जो है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही इवॉल्व हो गया, बहुत सारे सिस्टम आए अकाउंटिंग के, उसको करते 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 फिर डबल एंट्री इवॉल्व हुआ था। तो ऐसा एक बार में ये आया नहीं था, बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम्स को फॉलो करते करते फिर डबल एंट्री आया। फिर लोगों को लगा कि हाँ ये सबसे साइंटिफिक तरीका है, यानी साइंटिफिक का मतलब क्या हुआ, जिसको प्रूव किया जा सकता है। तो डबल एंट्री सिस्टम प्रूव किया जा सकता है, जो डेबिट में आता है वही क्रेडिट में आता है, इक्वल अमाउंट आता है। तो ये प्रूव किया जा सकता था और इसीलिए इसको अडॉप्ट कर दिया गया और अभी तक ये चल रहा है। तो ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, कुछ जानकारी आपको दे दिया मैंने। अब इसका एडवांटेजेस क्या क्या, ये थियोरेटिकल पार्ट है, हर प्रैक्टिकल चैप्टर थोड़ा बहुत दे ही देता है इंस्टीट्यूट। थोड़ा और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे, ज़्यादा नहीं। बाय द यूज ऑफ द सिस्टम द एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी पता चलती है, तो ये एक एडवांटेज है। प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि अगर आप एक साल का अकाउंट्स बना रहे हैं तो एक साल में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ये पता चल जाता है डबल एंट्री सिस्टम के हेल्प से। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस के बाद हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, यानी कि असेट और लायबिलिटी क्या है कंपनी का एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पता चल जाता है कंपनी को। इसके बाद क्या पता चलता है, इस सिस्टम से कंपनी क्या कर पाती है, अपने जो भी अकाउंटिंग के डिटेल्स हैं उनको, जो भी नेसेसरी डिटेल्स उनको मेंटेन कर पाती है और कंट्रोल पर्पस के लिए उनका यूज़ कर पाती है। और लास्ट है
एक साल का जो रिजल्ट है वो दूसरे साल के रिजल्ट से कंपैरिजन हो पाता है, ये इसका 5वां एडवांटेज है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अब थर्ड है अकाउंट। अब अकाउंट क्या है, देखो जैसे कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक एग्जांपल लिया था मैंने सेल का। तो कंपनी अगर सेल करेगी और मान लो उधार में सेल नहीं हुआ, मान लो वो पैसा आ गया, तो कंपनी का इनकम बढ़ेगा, पैसा आएगा, कंपनी के पास जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। तो अगर एक के बाद एक, अभी मान लो 100 करोड़ का सेल हुआ, फिर 50 करोड़ का हुआ, फिर 10 करोड़ का हुआ, फिर 2 करोड़ का हुआ, फिर 200 करोड़ का हुआ, इस तरह से करते करते धीरे धीरे कंपनी का कैश इंक्रीज होगा। तो हर बार अगर हम लोग जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेगा और जैसे जैसे कैश आते जाएगा कंपनी के पास, तो क्या हर बार वो टोटल करेगा बैठ के, हाँ अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तो अगर वो इतना बार हर ट्रांजेक्शन के बाद अगर टोटल करने लगेगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ जाएगा अकाउंटेंट का, अगर हर ट्रांजेक्शन के बाद कैश को टोटल करना पड़ेगा। मैं तो अभी एक दो बता रहा हूँ, एक एक दिन में मान लो 200 300 ट्रांजेक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर। तो 200 300 ट्रांजेक्शंस में हर ट्रांजेक्शन के बाद अगर टोटल निकालने लग गया, तो एक दिन में उसको 200 बार 300 बार टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स में, कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसका एक बार, एक महीने के बाद या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसका एक बार हम लोग टोटल निकाल लेते हैं नेट करके। रोज हर ट्रांजेक्शन के बाद नहीं निकालते। एक महीना पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, मान लो एक महीना में 300 ट्रांजेक्शन हुआ, तो 300 ट्रांजेक्शन के बाद टोटल कितना कैश है हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं। तो कंपनी ने कुछ सेल किया होगा एक महीने में, कुछ खर्चा भी किया होगा, तो कैश से अगर सेल किया होगा तो कैश बढ़ा होगा, खर्चा किया होगा तो कैश कम हुआ होगा। तो एक महीने में जितना कैश बढ़ा और घटा वो एक ही बार हम लोग एक महीने के बाद अकाउंटेंट क्या करता है उसको कैलकुलेट कर लेता है, ना कि हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग टोटल करता है। एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, तो बार बार करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई एक अकाउंट बनाओ जिसमें वो सारा डिटेल रिकॉर्ड हो जाए। एक साइड में कितना कैश आया और एक साइड में कितना कैश गया, वो दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर लें, और पीरियड के एंड में यानी कि महीने के एंड में वो टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लें। हाँ 5000 करोड़ रुपया आया, 3000 करोड़ रुपया कंपनी से गया, तो टोटल 2000 करोड़ रुपया कंपनी के पास बचा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाए। अकाउंट्स में हम लोग मैं नहीं लाया, अकाउंट्स जिन्होंने बनाया वो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया। तो ये अकाउंट्स का मतलब ये है कि जैसे एक कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होता है, उसी तरह अकाउंट में इस सब्जेक्ट में एक अकाउंट बना दिया जाता है। हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो एक आइटम होता है उसका एक अकाउंट बना दिया, यानी कि एक फोल्डर बना दिया। तो उसमें जितना भी प्लस हुआ वो एक साइड लिख दिया, जितना माइनस हुआ वो एक साइड लिख दिया, और उसका नेट बैलेंस हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द पीरियड जो भी है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसको हम लोग अकाउंट बोलते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखो तो अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाया हुआ है। तो लेफ्ट साइड में ये कौन सा साइड है, लेफ्ट LEFT, और ये कौन सा साइड है, राइट। तो लेफ्ट साइड में जितना भी इंक्रीज हुआ, यानी कि कैश जितना भी इंक्रीज हुआ वो सारा हम लोग यहाँ पे एक एक करके रिकॉर्ड कर लिए, और राइट साइड में जितना भी डिक्रीज हुआ उसको हम लोग एक एक करके रिकॉर्ड कर लिए। तो ये टोटल लगाया गया इसका, तो ये आया आपका 24,85,000, और यहाँ तक जो आया ये इतना माइनस करने के बाद बचा 1,85,000। तो यानी 24,85,000 में से 1,85,000 बचा, यानी कि 23 लाख रुपीज़ माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 24.85 लाख आया और 23 लाख पेमेंट हो गया, तो ये हमारा बचा 1.85 लैक्स। तो ये इस साइड का भी हमने टोटल कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है। एक साइड हम लोग इंक्रीज रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड डिक्रीज रिकॉर्ड करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इंक्रीज हमेशा क्या लेफ्ट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं और डिक्रीज क्या हमेशा राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कौन सा अकाउंट है इस पर डिपेंड करता है। अगर एसेट है, यानी इससे पहले जो हमने बात किया था रियल अकाउंट का, असेट है, तो असेट को हमेशा इस तरह से ही रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट साइड में इंक्रीज और राइट साइड में डिक्रीज। और अगर लायबिलिटी है तो उल्टा हो जाता है, लेफ्ट साइड में डिक्रीज और राइट साइड में इंक्रीज। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट राइट लिख दिया है, लेकिन
लेफ्ट का नाम अकाउंट्स में हम लोग बोलते हैं डेबिट। डेबिट मतलब लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है वो अकाउंट में, और इस साइड को, राइट साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में आपने सुना ही होगा कि अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब कुछ खास नहीं है, डेबिट का मतलब लेफ्ट साइड और क्रेडिट का मतलब राइट साइड। तो जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जब हम लोग उसको इस तरह के अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट। ये जो है ना, यही है आपका लेजर अकाउंट। इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट, लेजर पोस्टिंग जिसको बोलते हैं। अभी तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे ऐसे दे दिया, लेकिन हर अमाउंट के सामने एक नाम लिखा रहता है, एक अकाउंट का नाम लिखा रहता है, उसको पोस्ट किया जाता है इस तरह से। और जब अकाउंट बनाया जाता है तो उस अकाउंट में किस अकाउंट से पैसा दिखाया जा रहा है, उस अकाउंट का नाम यहाँ पे दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो इस अकाउंट बनाने को बोलते हैं लेजर। और ये पहले ही दिखा दिया आपको, पहले तो जर्नल बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर अकाउंट का डेफिनेशन का बात आया, इसीलिए अकाउंट बना के दिखा दिया गया। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि इस तरह के जब अकाउंट्स बनते हैं उसको हम लोग लेजर बोलते हैं, और इसके पहले हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल कैसे होगा वो सीखेंगे। अभी अकाउंट्स का मीनिंग, आपको अकाउंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बहुत सारी बातें बोली मैंने, क्या क्या बोली एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैं बोला कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पीरियड एंड में हम लोग नेट बैलेंस पता करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग टोटल नहीं करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इस तरह का एक अकाउंट बनाते हैं, और एक साइड में हम लोग इंक्रीज रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड में डिक्रीज। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट, राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, अगर एसेट है तो डेबिट साइड में इंक्रीज होगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन के थ्रू से आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स 25 लाख इन कैश। बिजनेस में ओनर ने, यानी कि बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, उसने 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो देन व्हेन ही इन्वेस्टेड 25 लाख इन द बिजनेस, देन देयर विल बी two aspects to be recorded. As per our double entry system, will have to record two aspects. The first aspect is cash account, and the another aspect is capital account. So when businessman invested some cash in the business, we will record two aspects. First aspect is cash, because cash is coming in the business, and the another aspect is capital, because that cash is representing nothing but the capital in the business. So हम लोग क्या करेंगे, कैश में हम लोग इंक्रीज 25 लाख दिखाएंगे, और कैपिटल में भी इंक्रीज 25 लाख दिखाएंगे। ये ऑपोजिट साइड में क्यों है, क्योंकि कैश जो है हमारा एसेट होता है, और कैपिटल जो है हमारा लायबिलिटी नहीं होता है, इसको कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन वो एक लायबिलिटी के तरह ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑपोजिट साइड में है। इसका इंक्रीज देखो, मैंने बोला था एसेट का इंक्रीज हमेशा डेबिट साइड में होगा, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। और लायबिलिटी का जो, यानी कि कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी है, तो इसका इंक्रीज क्रेडिट साइड में होगा, डिक्रीज डेबिट साइड में होगा। तो जब बिजनेस में कैश आता है तो हमारा एसेट भी बढ़ता है और लायबिलिटी भी बढ़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्रांजेक्शन में एक में एसेट बढ़े और दूसरा में एसेट घटे, या एक बढ़े और दूसरा घटे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है दोनों साइड से एसेट भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े। तो ये इस तरह का एक ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको कैश भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और कैपिटल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली बिजनेस से पैसा आएगा तो कैश तो बढ़ेगा ना यार। 25 लाख रुपए बिजनेस में आया तो कैश तो बढ़ गया, बैंक में पैसा जमा हो गया, कैश बढ़ गया, तो कंपनी का कैपिटल भी तो बढ़ गया 25 लाख से। तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और एक और एग्जांपल है, पेड कैश टू द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को कैश पे किया। क्रेडिटर यानी कि जिनसे हमने, यानी कि बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा था, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। जिसको हमने उधार में बेचा उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, लेकिन जिससे हमने उधार में खरीदा उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर से अगर हमने, क्रेडिटर को हमने अगर पेमेंट किया तो दो चीज़ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करोगे बताओ? दो चीज़ रिकॉर्ड करोगे। क्या? पहला तो पेमेंट करेंगे तो कैश में लिख देता हूँ अभी आपके लिए समझने के लिए, कैश या बैंक दोनों लिख लो।
चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक, नहीं तो कैश। और दूसरा क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे ना, किसको पेमेंट किया, भूत को थोड़ी किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया। तो ये दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होगा बताओ, प्लस माइनस बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी है। कैश बैंक क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? ये है हमारा एसेट। और क्रेडिटर क्या है? हमको दूसरे को पेमेंट करना है। तो जिसको पेमेंट किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, जिसको देना है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बताओ प्लस हुआ या माइनस? सर इस ट्रांजैक्शन में हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो ये तो हो गया माइनस, यानी कि कैश हमारा घट गया। और क्रेडिटर पहले था जितने का वो भी घट गया, यानी कि हमने पेमेंट जब किया 14 लाख का, तो पैसा तो बैंक से कम हो गया। और 14 लाख का क्रेडिटर हमारे बुक्स में दिखा रहा था कि 14 लाख देना है, अब तो उसको नहीं देना है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। तो क्रेडिटर भी घट गया, तो कैश भी घट गया और क्रेडिटर भी घट गया। तो एक ट्रांजेक्शन से हमारा पहले ट्रांजेक्शन में क्या देखा, कैश भी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, और इसमें कैश घटा, क्रेडिटर घटा। तो एक ट्रांजेक्शन से दोनों एस्पेक्ट घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि एक एस्पेक्ट बढ़ेगा और एक एस्पेक्ट घटेगा। ठीक है सर, ऐसा कब होगा जब एक एस्पेक्ट बढ़ेगा और एक एस्पेक्ट घटेगा? सैलरीज ले लो, कंपनी सैलरी का पेमेंट करती है, तो सैलरी का पेमेंट करेगी तो क्या होगा, बैंक से पैसा घटेगा। और सैलरी का खर्चा है तो खर्चा तो बढ़ जाएगा ना। मान लो किसी को 1 लाख पिछले महीने सैलरी दिया था, इस महीने फिर 1 लाख रुपए का सैलरी दे दिया, तो खर्चा तो 2 लाख हो गया। 1 लाख बढ़ के 2 लाख हो गया। और कैश क्या हो गया, 1 लाख पिछले महीने घटा था और इस महीने भी 1 लाख घट गया, तो वो कैश घट गया। तो कैश घट गया और खर्चा बढ़ गया। तो एक ट्रांजेक्शन में एक घटा और एक बढ़ा। लेकिन अभी जो हमने ट्रांजेक्शन देखा, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन में दोनों ही बढ़ रहा है या दोनों ही घट रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, दोनों बढ़ घट सकता है, या एक बढ़ सकता है एक घट सकता है। तो हमने ये 2 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आई। यहाँ देखो रिप्रेजेंट कर दिया गया, कैश को डिक्रीज़ किया गया है यहाँ पे क्रेडिट साइड से, और क्रेडिटर को डिक्रीज़ किया गया है डेबिट साइड से। अब मत पूछना सर इसको यहाँ क्यों डिक्रीज़ किया गया, मैंने बता दिया कि लायबिलिटी को डेबिट साइड से डिक्रीज़ किया जाता है और क्रेडिट साइड से इंक्रीज़ किया जाता है। एसेट को डेबिट साइड से इंक्रीज़ किया जाता है और क्रेडिट साइड से डिक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन डेबिट क्रेडिट अपनी जगह पर रहता है, ये डेबिट क्रेडिट चेंज नहीं होगा। डेबिट मतलब लेफ्ट, क्रेडिट मतलब राइट। अब वो किसके लिए बढ़ाएगा किसके लिए घटाएगा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द आइटम पे, यानी कि अगर एसेट है तो और लायबिलिटी है तो। ठीक है, आपको याद हो गया। तो अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या क्या रिकॉर्ड होता है अकाउंट में। डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस, अमाउंट, ये डेबिट साइड में। और फिर से सेम चीज़ रिपीट करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, रेफरेंस, अमाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है। जब हम लोग बनाएंगे तो सीख जाएंगे, कुछ याद करने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। डेबिट क्रेडिट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, फिर से यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स दिया होगा। जी हाँ, दिया है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा असेट का क्लासिफिकेशन, रियल, नॉमिनल, पर्सनल में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, और किस तरह से डेबिट और क्रेडिट का यूज़ होता है, अकाउंट किस तरह से बनता है, किस में इंक्रीज़ होगा किस में डिक्रीज़ होगा। आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अब कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी का जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा, साइनिंग ऑफ।